हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि अब लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि गुड कहने से काम नहीं चलने वाला। मैम आप तो हमें हेलो बच्चे बोलते थे ना, तो हेलो जी यार स्टाइल है यार, स्टाइल बदला जाना चाहिए है ना। मतलब वेरिएशंस आती रहेंगी तो अच्छा लगेगा, चेंज आता रहेगा तो अच्छा लगेगा, दैट्स वाई। अच्छा जी, तो मैम आज हमारी फिर से एक इंट्रोडक्शन यानी डेमो क्लास है। बिल्कुल जी है। कौन से सब्जेक्ट की है? जिसकी कल हुई थी। कल तो मैम तीनों की हुई थी, तो तीनों की है ना लायकों। जिनकी कल हुई थी उन तीनों की है। चलो आराम से अपना बैठ जाओ आगे, खा पी की। होप करती हूँ कि नहा धो के ब्रेकफास्ट करके बैठे होगे। मैम बहुत ठंडा है मैम, नहाया नहीं जाता हमसे। हाय हाय, गंदे बच्चे एक नंबर के। अच्छा ब्रश तो करके बैठोगे ना लायकों। ब्रश मतलब बिना नहाए खाना खा लो और आराम से बैठ जाओ। और खाना खा के अगर तुम्हें सुस्ती आई तो तुम फिर देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना खा के ऐसे बैठे हुए हैं। नो 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 नो, बिल्कुल बैक आपकी स्ट्रेट होने चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि हाँ आप एग्जीक्यूटिव के बच्चे हो, आप सीएस के बच्चे हो, और आप जो अपनी क्लास है वो इतनी अच्छे से मतलब क्यूट क्यूट बन के ले रहे हो, छोटे छोटे बच्चे बन के एकदम प्रॉपरली अपने फ़ोन या लैपटॉप के आगे बैठकर। मैं मान रही हूँ आप सब अच्छे से बैठ गए होंगे, पढ़ने के मूड में होंगे। मूड नहीं है ना पढ़ने का तो अब भी बना लो, आई समझ। बिकॉज अब आपके मूड पे डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका मूड है चाहे आपका मूड नहीं है। अब आपको ना, अब आपको सुप्रीम अथॉरिटी बनना है, अपने मूड को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं बनाना। मूड नहीं कर रहा, मैं मन नहीं है पढ़ने का तो कोई बात नहीं, नहीं अब अपने मन को बोलना है। क्यों नहीं पढ़ना हो तूने, क्यों नहीं पढ़ना, पढ़ चुप करके। एग्जीक्यूटिव तभी तो क्लियर होगी। ऐसे मन की बात सुनते रहोगे तो बस एक दिन मन तो भाग जाएगा तुम्हें अकेला छोड़कर, फिर तुम क्या करोगे बताओ। मम्मी वैसे बात बनी नहीं, मन भाग जाएगा। चलो अरे ना लायक समझा करो, फीलिंग समझा करो। चलिए फिर से आपका वेलकम है वीजी स्टडी हब पे। हमारी जो आज डेमो क्लास सेकंड है। मैम सेकंड, क्या बात है। बिल्कुल, बिकॉज वी वांट यू नो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता थोड़ा सा लगे तो सही है ना। तो ये क्लास जो मेरे बच्चे हैं ना, ये कंपनी लॉ की ही है, राइट। कंपनी लॉ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैम हमने जो लास्ट क्लास में किया था, क्या वो एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी, राइट। वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी। जो आज हम करेंगे वो भी एक बहुत ही बेसिक चीज़ होगी, बट इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा, राइट, जिससे आप आगे जाएंगे। हमने कल क्या बात की थी कि जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, कितने नंबर का है फटाफट से बता दो, कितने नंबर का है? 100 नंबर का मैम, 100 मार्क्स का, 100 का पूरा पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। और टफनेस लेवल तो मैम होगा ही है मैम, टफनेस लेवल तो होगा ही। तो मैंने इसमें बात की थी, हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013, उस पे जो रूल्स लग रहे हैं, जो अगर कोई अमेंडमेंट आ जाती है, राइट, और जो उसके केस लॉज है, तकरीबन 150 से अबव केस लॉज हैं विच वी हैव टू स्टडी। अब देखो सबसे पहले ना एक बच्चे के मन में सबसे पहले केस लॉज नाम सुनते आ जाता है, मैम क्या हमें सारे लर्न करने हैं? जो इंपॉर्टेंट होंगे मेरे बच्चे, जो लैंडमार्क केसेस होंगे वो हमें क्या करने हैं? लर्न करने हैं। वो हमें लर्न ऑटोमेटिकली हो भी जाएंगे बिकॉज वो इतनी बार रिपीट होंगे, राइट, वो इतनी बार रिपीट होंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 150 केस लॉज याद करना, राइट, याद करना नहीं, वो चीज़ हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग को एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए, और जो केस लॉज हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज पेपर में जब हमारा आपको पेपर पैटर्न दिखाऊंगी मैं ना क्लास में, तो आप उसमें आप देखोगे कि उसमें कह रखा है कि आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के साथ आंसर करो, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के साथ आंसर करो। तो ऐसे केसेस आ जाते हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो हमें रिटेन भी करने हैं, उसकी हमें फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, जजमेंट भी पता होनी चाहिए, कंक्लूजन भी पता होनी चाहिए, हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो मैम एक बार जो आपने लास्ट क्लास में करवाया था अगर आप रिवाइज करा दो। मैम ये क्या है? ये बेयर एक्ट है, अभी बाद में आएंगे इस पे, ये अभी हम आ जाते हैं इस पे। हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बच्चे क्या बोला था कंपनीज एक्ट के बारे में, कि इसमें वी हैव 470 सेक्शंस मेरे बच्चे। कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस। मैंने आपको ये भी बोला था कि एग्जैक्टली 420 नहीं है, कुछ हमारे ऐड हुए हैं और कुछ हमारे क्या हुए हैं? डिलीट हुए हैं सेक्शंस। एग्जैक्ट 470 सेक्शंस नहीं है, बट हाँ जब आप बेयर पढ़ते हैं, बेयर एक्ट पढ़ते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमारा मेरे बच्चे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया द कंपनीज एक्ट 2013
देख के फील नहीं आ रही, देखो देख के फील आ रही, एकदम रॉ एक्ट है, राइट। ये सारा का सारा जो ये आपको शो हो रहा है ना कंपनीज एक्ट, ये लॉ मेकर ने लिखा है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। लॉ मेकर की लैंग्वेज की सिवाय इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। अगर आप इसमें देखोगे मेरे बच्चे तो आपको सेक्शंस कितने मिलेंगे, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा आजा, ये ऊपर चला गया। वी हैव देखो 470 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है मेरे बच्चे? एंड कहाँ हो रहा है? 470 सेक्शन। कहाँ एंड हो रहा है? 470 सेक्शन। और चैप्टर कहाँ है? 29 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 29। और शेड्यूल्स कितने हैं? 7। मैम हम बताते हैं 470 सेक्शंस हैं मैम, 470 सेक्शंस में से मैम 29 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। वेरी गुड मैम। हमें ये 469 देखना, पावर ऑफ सीजी टू मेक रूल्स, ये क्या है? विल डिस्कस बट अभी थोड़ा सा वी हैव टू वेट फॉर इट, राइट, वी हैव टू वेट फॉर इट। उसके बाद बच्चे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कंपनीज एक्ट 2013 से पहले, राइट, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले हमारे पास क्या था? 1850, 1857, राइट, 1866, 1913, राइट, फिर 1956 और फिर उसके बाद हमारा आया था बच्चे 2013, मतलब अभी जो हमारा आया है वो है 2013। अब मैम हमें एक बात ना ये समझ में नहीं आई कि 1850 बन गया और 1857 क्यों आया? 1850 में ही अमेंडमेंट करते रहते हैं ना, 1850 में अमेंडमेंट करते रहते अभी तक वही चलाते रहते। 1857 क्यों आया? या फिर 1956 आया तो उसी में अमेंडमेंट करते रहते। 2013 क्यों लाए बच्चे? क्योंकि जैसे जैसे लॉ इवॉल्व होता है, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं तो बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं। सपोज करो बच्चे, अब आप नॉर्मली घर में क्या होता है, जो एक बड़ी बहन के कपड़े होते हैं वो छोटी बहन पहन लेती है, राइट, बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन पहन लेती है। बट अब सपोज करो बड़ी बहन आप काफी हेल्दी है, छोटी बहन एकदम पतली सी लंबी सी है, राइट, तो क्या उसके कपड़े उसे फिट आएंगे? अगर फिट कराने हैं, राइट, अगर फिट कराने हैं तो अल्टरेशन करानी पड़ेंगी, कटवाने पड़ेंगे, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो मम्मी क्या कहेगी? छोड़ नहीं ले लेती हूँ, छोड़ नहीं ले देती हूँ। सेम मेरे बच्चे केस है, क्योंकि अगर हम इसमें अमेंडमेंट करते तो इतनी अमेंडमेंट्स करनी पड़ती, इतनी अमेंडमेंट्स करनी पड़ती कि एक लॉ कंप्लीटली ही हमें फिर से लेकर आना पड़ता। तो इसीलिए इट्स बेटर कि टाइम के अकॉर्डिंग हम लॉ में जो है अमेंडमेंट करें और नए लॉज जो है आ जाएं, राइट, नए लॉज जो है वो आ जाए। तो 1850, 1857, 1866, 1913, 1956 और 2013। होप दिस इज क्लियर बच्चे। जो हमारा 1956 में आया था ना कंपनी लॉ, कितने साल चला वो तुम्हें पता है? कितने साल? मैम कैलकुलेटर का यूज कर ले, 1956 और 2013। मैम हमें कम से कम ना आप हाफ एन आवर तो दो ये करने में। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि कितने साल चला। नालायक 57 ईयर्स। ओके मैम, ठीक है मैम, हम तो कैलकुलेटर लेने जाने वाले थे। 57 ईयर्स हमारा कंपनीज एक्ट 1956 जो है चला है। इसमें मेरे बच्चे 658 सेक्शंस थे। कितने सेक्शंस थे? जल्दी जल्दी 658। मैम फिर तो आप देखो 1956 में 658 सेक्शंस थे, राइट। एंड मैम अगर हम अभी करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात, उसमें 470 सेक्शंस हैं। मैम कम हो गई है तो बल्ले बल्ले, है ना। अरे नलायको, ये कम नहीं हुए। उसमें क्या था? 658 वाले में इतने सबसेक्शंस नहीं थे, बट हमारे एक सेक्शन में पता नहीं कितने कितने सबसेक्शंस है, राइट। वो सेक्शन कितना कितना लंबा खिंचा हुआ है, दैट्स वाई कम नहीं हुआ है, राइट। कुछ भी कम नहीं हुआ। यू डोंट हैव टू सेलिब्रेट अबाउट इट नलायको कि सेक्शंस कम हो गए तो नाचने ही लगे हो बच्चे। तो देखो बैठ जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। 658 थे, अब कितने रह गए? 470। बट कम क्यों हुए मेरे बच्चे? बिकॉज अब जो है वो सब सेक्शन ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिए एक सेक्शन में। होप दिस इज क्लियर। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोगों ने सेक्शन 2 की बात की थी कि सेक्शन 2 में वी हैव क्लॉज नॉट सबसेक्शन। क्लॉज क्यों होता है? बिकॉज क्लॉज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्लॉज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बट अगर हम सब सेक्शन की बात करते हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स वाई यहां आता है मेरे बच्चे क्लॉज। अब इधर देखो, अगर हमें किसी चीज का मतलब नहीं समझ आ रहा, किसी चीज का मतलब नहीं समझ आ रहा, किसी डेफिनेशन का मतलब नहीं समझ आ रहा, किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा, मैं गई कंपनीज एक्ट के पास, कंपनीज एक्ट को बोला यार मेरे को ना ये दिक्कत है, बोलता है तू जा सेक्शन 2 के पास, सेक्शन 2 के पास जा, वहां तेरे को हर दर्द की दवा तुझे वहां मिलेगी। मैं सेक्शन 2 के पास गई, राइट, मैं गई सेक्शन 2 के पास। चलिए हम यहाँ सेक्शन 2 देखते हैं।
सेक्शन 2 अगर आपको दिख रहा हो मेरे बच्चे, डेफिनेशंस का आइए सेक्शन 2। मैं गई सेक्शन 2 के पास, मैंने कहा यार ये मेरी एक दिक्कत है, मुझे इस वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो मुझे इस वर्ड का मतलब बता दे, तू मुझे इस वर्ड का मतलब बता दे। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कहा था कि सेक्शन 2 के कितने क्लॉजेज है, 95 क्लॉजेज है। 95 में से 94 तो डेफिनेशंस है, राइट, 94 डेफिनेशन है। और जो 95th क्लॉज है वो क्या कहता है कि अगर आपको इन 94 में से कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही है तो आप यहां जा सकते हो, ठीक है। तो कहता है ये ले, ये मेरे अंदर 94 डेफिनेशंस हैं, तू देख ले तेरे को कौन सी चाहिए। मैंने 94 की 94 देख ली, ठीक है, जैसे पहली है ब्रिज्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अल्ट्रेशन है, मैंने सारी देख ली, पर मुझे मेरी जो डेफिनेशन चाहिए थी ना वो मिली नहीं। तो मैं अब हो गई उदास, मैं उदास हो गई कि यार मैं सेक्शन 2 के पास इतनी उम्मीदें लेकर गई थी, मेरे को तो वहां अपनी डेफिनेशन मिली नहीं, अब करूं तो मैं करूं क्या, मर जाऊं क्या मैं। तो सेक्शन 2 कहता है अरे मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तूने 94 डेफिनेशंस तो पढ़ ली, क्या तूने मेरा क्लॉज 95 पढ़ा, क्या तूने मेरा क्लॉज 95 पढ़ा। मैंने कहा नहीं पढ़ा। तो कहता है पढ़ो, अब आओ हम पढ़ते हैं 95 क्या कहता है, राइट। आ जाया 95 कहाँ है, ये रहा 95। देखो अब ध्यान से देखो 95 क्या कह रहा है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि इस एक्ट में यूज्ड तो है, देखो यूज्ड इस एक्ट में यूज तो किए गए हैं पर इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए गए। यार लॉ मेकर भी तो भूल सकता है यार, कभी कभी लॉ मेकर भी तो भूल सकता है। तुमने उस बेचारे को क्या समझ रखा है, उसने अपनी गलती की माफी मांग ली 95 में कि मैंने यूज किए पर इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए, पर इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए, इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए मतलब किसी और में किए होंगे ना। वो क्या कह रहा है, डिफाइंड इन दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में नहीं किए डिफाइन, हो सकता है किसी और एक्ट के पास हो। देखो बट डिफाइंड, बट आ गया ना, लेकिन डिफाइन किए हैं, किसमें किए हैं भाई जल्दी बता किसमें किए, मुझे जाना है, मुझे वर्ड देखना लेट हो रहा है, बता रहा हूं। देखो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में किया है, या सेबी में किया है, या डिपॉजिटरी में किया है। सपोज मेरे को 94 में से एक भी डेफिनेशन पसंद नहीं आए, मतलब मेरे काम की नहीं थी, मुझे एक दूसरी डेफिनेशन देखनी थी। तो क्लॉज 95 क्या कहता है, तू ऐसा कर, तू उस वर्ड का मतलब या तो एससीआरए में देख, या तो सेबी में देख, या सेबी एक्ट में, या तो तू देख उसको किसमें, डिपॉजिटरी एक्ट में। अगर वो वर्ड इन तीनों में से किसी में भी डिफाइन है ना, वही मतलब उसका कंपनीज में भी तू ले लियो, वही मतलब उसका यहां पे भी तू ले लियो। ये बोलता है हमारा बच्चे क्लॉज 95 कि जो वर्ड यहां यूज है और यहां डिफाइन नहीं है, जो वर्ड यहां यूज है और यहां डिफाइन नहीं है, लेकिन वो डिफाइन है, कहां डिफाइन है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में, सेबी एक्ट 1992 में, या डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में। अगर वहां डिफाइन है तो वही मतलब उसका कंपनीज एक्ट में भी चलेगा। और ये जो मेरे बच्चे सेबी एक्ट है, एससीआरए और डिपॉजिटरी एक्ट है, ये आपके सिक्योरिटीज उसमें है, ठीक है, ये आपका कंपनीज वाला पोर्शन नहीं है, ये आपका सिक्योरिटीज लॉ वाला पोर्शन है। तो अब दोबारा से एक बार मैं आपको बता रही हूँ 95 की इंटरप्रिटेशन देखो, मतलब कोई स्कोप नहीं छोड़ा गलती का, कोई स्कोप नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें 94 में डेफिनेशंस अपनी मिलती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती ना तो उन तीनों के पास जाओ, उन तीनों में से जिसमें भी वो वर्ड है उसी वर्ड का मतलब जो वहां लिखा है ना वही तुम यहाँ पे लगा लो, काम खत्म करो। कहाँ जाना है हमें, पड़ोसी के घर जाना है? नहीं मैम, या तो एससीआरए में जाना है, या तो सेबी एक्ट में जाना है, या तो हमें डिपॉजिटरी एक्ट में जाना। अगर इन तीनों में है देन वेल एंड गुड। इन तीनों में भी नहीं है भाई, इन तीनों में भी नहीं है तो मेरे बच्चे एक आपका एक्ट आता है जर्नल क्लॉजेज एक्ट, वो हम जीआईजीएल में पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार एक्ट है, छोटू सा एक्ट है, बट उससे ना आपको काफी सारी लॉजिक्स पता चलेंगे। कि देखो एक तो हम कहते हैं ना कि जब नया एक्ट आता है तो पुराने वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, राइट, पुराने वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो वो लिखा किस में है, वो आपका जर्नल क्लॉजेज एक्ट में लिखा है, वो बातें तो पढ़ेंगे। तो अगर सॉरी हमें 94 तक मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला एससीआरए, सेबी और डिपॉजिटरी, नहीं मिला जर्नल क्लॉजेज एक्ट, उसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं जैसे एफिडेविट की। अब जर्नल क्लॉजेज में भी नहीं मिला मैम, जर्नल क्लॉजेज में नहीं मिला, हो सकता है उस सेक्शन में ही वो वर्ड डिफाइन हो।
जहां से जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं हो सकता है उस सेक्शन में भी डिफाइन हो, नहीं मिला, अपने इंटरप्रिटेशन लगा लो, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं, समझ रहे हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। और अब एक और चीज देखो मेरे बच्चे, अगर आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, आपका ये स्टार्ट हो रहा है ए से, पहले ए आ रहा है, देखो सारे ए वाले आ रहे हैं, राइट, ए वाले आ रहे हैं, फिर ये बी स्टार्ट हो रहा है, राइट, अल्फाबेटिकली चल रहा है मेरे बच्चे, अल्फाबेटिकली, राइट। जो आपका सेक्शन 2 है ना वो अल्फाबेटिकली चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि लॉ मेकर को पहले डिबेंचर की डेफिनेशन याद आ गई तो उसने वो लिख दिया, फिर उसे कंपनी की याद आ गई तो उसने वो लिख दिया, फिर उसे की मैनेजर पर्सोनल की याद आ गई तो वो लिख दिया, फिर उसे ए से अल्ट्रेशन की डेफिनेशन याद आ गई तो वो लिख दिया, जैसे जैसे याद आती जा रही है वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। नहीं, बिकॉज लॉ बनाने का मेरे बच्चे एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, और सेक्शन 2 ने वो फॉलो किया है। और जो लिस्ट दे रखी है बच्चे, वो किस में दे रखी है, हाँ जी, वो किस में दे रखी है, हमारी किस में दे रखी है ना लाइकों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलो मेरे बच्चे, वेल एंड गुड। अब थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे। मैंने आपको कल बोला था कि एमसीए की वेबसाइट होती है, राइट, एमसीए की क्या होती है, वेबसाइट होती है। देखिए, दिस इज आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वेलकम वेलकम वेलकम। एज अ प्रोफेशनल इट इज योर ड्यूटी कि आप इस वेबसाइट को रोज सुबह जाकर चेक करें। प्लेज ले लो, जैसे स्कूल में प्लेज लेते थे ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, और फिर बोलते थे एक्सेप्ट वन, है ना, वो एक्सेप्ट वन। मैम आपको पता है सब? यार बिल्कुल पता है, इतने बड़े थोड़ी हैं, मतलब ऐसी कैसी बात है, तुमसे 1-2 साल छोटी होंगी मैं ठीक है, तो मतलब एक्सेप्ट वन बोलते थे ना, तो वैसे ही प्लेज लो कि मैम हम रोज सुबह उठकर इंस्टाग्राम चेक करने से पहले, अपने क्रश को गुड मॉर्निंग बोलने से पहले, ठीक है, हम एमसीए की वेबसाइट पर जाएंगे, mca.gov.in, mca.gov.in पे मेरे बच्चे हम जाएंगे, और हम जो है देखेंगे कि क्या चीजें वहां नहीं आ रखी हैं। देखो मेरे बच्चे, यहां अगर आप देखोगे तो रजिस्टर योर कंपनी से लेकर क्लोज योर एलएलपी फॉर्म्स, रजिस्टर योर एलएलपी, क्लोज योर कंपनी, ठीक है, सब यहाँ पे होगा। ये देखो, मैंने आपको बताया था ना, हमारी कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, वही हमारी कौन है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है। देखो, आपको कंपनीज एक्ट चाहिए, सपोज कंपनीज एक्ट चाहिए आपको, तो आप कहीं भी जाने से अच्छा, ये देखो एक्ट एंड रूल्स आया, ई बुक आई, पीडीएफ आई, ये जो मैंने खोल रखी है ना, ये यहीं से खोल रखी है, राइट, ये यहीं से खोल रखी है। तो अब देखो यहाँ पे, ये देखो, जितना भी कुछ नया आता है मेरे बच्चे, जितना भी कुछ नया आता है कंपनी से रिलेटेड, वो यहाँ आपको जब भी आएगा वो आपको मिल जाएगा। और आपको सपोज कोई फॉर्म फाइल करना है तो आप कहाँ जाएंगे, एमसीए सर्विसेज पे जाएंगे। देखो कितना सारा आ गया, स्पाइस प्लस, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, राइट, आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, देखना है कि कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है। देखो कितनी सारी सर्विसेज आ गई। तो मतलब क्या है, एज अ सीएस हमें एमसीए को डेली चेक करना चाहिए टू कीप आवरसेल्फ अपडेटेड। बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो इंटरव्यू में पूछता है कि आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए क्या करते हो। आपने, मैम हमने ना फोन में ई-शॉट्स ऐप डाउनलोड की हुई है, ये आंसर दोगे वहां, ये आंसर दोगे। मैम हमने ना रोज न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है। अब क्या आंसर दोगे कि हम रोज जो है वो एमसीए की वेबसाइट चेक करते हैं, रोज जो है हम एमसीए की वेबसाइट जो है मेरे बच्चे चेक करते हैं, ठीक है। एंड मेरे बच्चे चेक करने के बाद आपको पता लगता है कि कौन सी उसमें नई चीजें आई हैं, कौन सी उसमें नई चीजें नहीं आई। सपोज करो एक फॉर्म है, आपने पिछले साल वो फॉर्म भरा था, हो सकता है उस फॉर्म का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया हो, पूरा का पूरा हो सकता है उस फॉर्म का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया हो, तो वो नोटिफिकेशन कहाँ आएगी, वो नोटिफिकेशन एमसीए पे आएगी। कंपनी एक्ट में कोई अमेंडमेंट आई है, कहाँ आएगा, एमसीए पे आएगा। समझ लो मेरे बच्चे। सो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है एमसीए के बारे में। ये देखो ई बुक्स, आपको एलएलपी, राइट, एलएलपी बिकॉज क्या होता है, एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये हमारे मोदी जी आ गए, हमारे मोदी जी, पता है ना कौन है ये, ना लायको, हाँ मैं पता है हमारे मोदी जी हैं, हम तो मिलते भी हैं, मैं फोन कॉल होती है दिन में 2 बार इनसे। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, होप आपको ये ठीक है। अब यहां से कहती हूँ कि आपको एमसीए वाला पोर्शन एकदम क्लियर है, यू नो इट वेल, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले
आगे बढ़ने से पहले इट इज एसेंशियल टू नो कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है राइट वो रहता किस तरीके का है। बिकॉज अब एक बार हम इंटरप्रिटेशन में घुस जाएंगे ना तो बाहर आने का मन नहीं करेगा यार, ये सब चीज़ें डिस्कस करने का ना मन नहीं करेगा, फिर से करेगा मैम इंटरप्रिटेशन में डूबते जाते हैं डूबते जाते हैं डूबते जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इट्स नेसेसरी कि हम एक बार देख ले कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है राइट, बिकॉज इसमें क्या है हमारा 100 मार्क्स का पूरा कंपनी लॉ नहीं है। क्या बात है मैम, फिर और क्या है इसमें, इसमें मेरे बच्चे हमारे पास कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट भी है, मतलब हमारा एक्ट, हमारा इकलौता एक्ट भी आता है हमारे पास कंपनी लॉ में, जो कि मेरे बच्चे 10 नंबर का आता है। उसमें नॉर्मली जो हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगती हैं राइट, वो बात डिस्कस की है। बिकॉज देखो जैसे सपोज करो आप किसी का मेंबरशिप नंबर देखते हो राइट, तो किसी का मेंबरशिप नंबर 79,000 समथिंग होता है, किसी का 75,000 समथिंग होता है, तो वो कैसे निकालते हैं मैम, हम बताते हैं। क्या होता है मैम, जो ICSI है ना उसने एक बोल में पर्चियों में ढेर सारे नंबर डाल रखे होते हैं मैम, ढेर सारे नंबर। तो जो मेंबर आता है उसका वो एक पर्ची निकालते हैं, जो नंबर आया वो लिख दिया। वेरी गुड, यही तो होते हैं लॉजिक है ना, वेरी गुड। नालायक हो तुम सबके सब। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, जो जोन सा मेंबर होता है बेसिकली एक रजिस्टर प्रिपेयर होता है, जैसे है ना जो हमारा ICSI है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्रिपेयर करता है, तो उसमें सबके नाम आते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या किसी का 1 भी आया होगा? बिल्कुल, जब वो 1 होगा तो है ना, कितना अच्छा लगता होगा यार उसे। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे नाम आते रहते हैं। तो जिस टाइम पे आप कंपनी सेक्रेटरी बने उस टाइम पे कितने कंपनी सेक्रेटरीज है उसके एक नंबर के बाद आपका नाम आ जाएगा, आपका वो मेंबरशिप नंबर हो जाएगा राइट। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे ड्राइंग ऑफ लॉट्स नहीं है कि उन्होंने पर्चियां निकाल के खेल रहे, पर्चियां निकालने वाला काम हो गया, वो आपका 12th में समाप्त। अब CS में लॉजिक्स चलेंगे, लॉजिक्स राइट, बैक कोई भी आप आंसर दोगे उसकी एक लीगल बैकिंग होनी चाहिए, एक लॉजिकल बैकिंग होनी चाहिए। मन की आवाज नहीं चलती, मैंने पहले भी बताया था ये मैम मन की आवाज है मैम, हमारे मन बड़ा सच्चा है मैम, हमारा मन एकदम प्योर है मैम, एकदम कोमल है। तो जो मैम वो कहेगा वो तो माननी पड़ेगी। मान लो फिर मान के देख लो एक बार अपने मन की भी। चलिए मेरे बच्चे, हमारे पास वी हैव 3, हमारा जो एग्जाम है मेरे बच्चे, जो हमारा कंपनी लॉ है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है राइट। पार्ट 1, पार्ट 2 यानी पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट A में हम पढ़ेंगे कंपनी के बेसिक, उसके फीचर्स और उसके प्रिंसिपल्स राइट, उसके प्रिंसिपल्स एंड उसके कंसेप्ट। पार्ट B में वी आर गोइंग टू स्टडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग, बिजनेस नहीं बेसिकली कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग। एंड पार्ट C हमारा है CS एक्ट। पार्ट A हमारा 50 नंबर का है, पार्ट B 40 का है और पार्ट C हमारा 10 का। अब मैम हमें ये पार्ट A पार्ट B पार्ट C समझ ही नहीं आया मैम, एक तो कंपनी लॉ है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड क्यों किया? देखो मेरे बच्चे, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जैसे अगर आप बोर्ड मीटिंग पढ़ोगे, जर्नल मीटिंग पढ़ोगे, डायरेक्टर्स पढ़ोगे, तो यू केम टू नो कि मैम क्या चैप्टर है मैम, मजा आ गया, इतने अच्छे चैप्टर्स। बहुत टाइम लगता है राइट, उन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज उनके एक एक वर्ड पे ना, एक एक वर्ड से 10-10 मतलब निकल कर आ सकते हैं। क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ। जो बेसिकली पार्ट B है ना, इस लाइक पार्ट B बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आपके फ्यूचर के लिए। जब आप लोग ट्रेनिंग में जाओगे ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब, बिकॉज जॉब में आपका लेवल बहुत हाई हो जाता है। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना तो 95% क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो आपको पार्ट B से पूछे जाएंगे, माय पर्सनल एक्सपीरियंस राइट, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जॉब में क्या होता है, जॉब में आपका लेवल बहुत बढ़ जाता है तो उसमें कहीं से भी क्वेश्चन जो आपका सामने वाला प्रिंसिपल है वो पूछ लेता है। बट ट्रेनिंग में जर्नली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग से। तो वो जो आपका पार्ट B है ना, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर। ये पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C ऑब्वियसली हम लोग लास्ट में करेंगे, बिकॉज इट जस्ट 1 एक्ट एंड 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर का ही आता है। इसमें एक CS को क्या करना चाहिए और एक CS को क्या नहीं करना चाहिए। CS बन गए भाई तुम लोग, बन ही जाओगे, बस थोड़े से तो दूर हो यार तुम।
हाँ मैम थोड़े से दूर है, बस एग्जीक्यूटिव के 8 पेपर, प्रोफेशनल के 9 पेपर, बस मैम 17 पेपर तो दूर है, इसी में तो मैम जान निकल जाएगी। अरे नहीं निकलेगी यार, कैसी बातें कर रहे हो, जान नहीं निकलेगी तुम्हारी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो उसमें क्या है, मेरे बच्चे अब सीएस बन गए, तुम लोग इमेजिन करो, देखो अच्छा फील नहीं हो रहा, अपने नाम के आगे सीएस लगा कर देखो, देखो अब तुम फेस टू फेस में आओगे तो मुझे तुम्हारे नाम याद हो जाएंगे, तो मैं खुद तुम्हारे नाम के आगे सीएस लगा दूंगी, बट अभी मुझे नहीं पता छोटे मोटे बच्चे क्या, मतलब कौन बैठा है सामने, ठीक है, कौन देख रहा है, आई डोंट नो ना, राइट, आई डोंट नो। सो अपने अपने नाम के आगे सीएस लगा लो और आंखें बंद करके फील करो, सो नहीं जाना ना लायक, फील करो जरा सीएस हो, कितना अच्छा लग रहा है यार। आपका नाम तो आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है, पर ये जो आपका नाम है, ये जो 2 वर्ड्स है सीएस, या खुद लगाओगे अपने नाम के आगे, राइट। तो ये बन के ऑब्वियसली अब हम प्रोफेशनल्स हैं, अब प्रोफेशनल्स को कोड ऑफ कंडक्ट भी तो फॉलो करना है ना, प्रोफेशनल बन गए, घर घर जाके बोल रहे हैं अरे बाबा थोड़ा काम दे दो, अरे थोड़ा काम दे दो यार, थोड़ा सा काम दे दो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा काम दे दो, बस ये फॉर्म फाइल करा लो, बस ये फॉर्म फाइल करा लो, फ्री में कर दूंगा, कंसेशन दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, थोड़ा सा काम दे दो यार, ऐसे कर सकती हो क्या? क्या इज्जत रह जाएगी यार हमारे प्रोफेशन की, क्या इज्जत रह जाएगी, समझ लो। तो इसीलिए उसमें क्या चीजें हमें एक सीएस को नहीं करनी, राइट, एज अ प्रोफेशनल हमें जो चीजें करनी है क्या नहीं करनी, ये हमारा पार्ट सी में आता है। पार्ट ए में नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, जो कि आपने जो CSEE लेवल है ना उसमें बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, और ये एग्जीक्यूटिव लेवल के है भी नहीं, कंपनी के फीचर्स एग्जीक्यूटिव लेवल के नहीं है, बट विल डू इट, राइट, विल डू इट। उसके बाद जो उसके शेयर होल्डर्स आते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उनके पास क्या पावर्स होती हैं, राइट, उसके बेसिक कंसेप्ट, चार्जेस, राइट, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, ये सब चीजें हम लोग पार्ट ए में पढ़ने वाले हैं, जो कि टोटल हमारे पास 50 नंबर का है, पार्ट बी हमारे पास 40 नंबर का है, एंड पार्ट सी हमारे पास 10 नंबर का है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कंपनी लॉ जो है वो हमारे पास टोटल 90 नंबर का है, एंड 90 नंबर के लिए हमें 900 नंबर का पढ़ना है। 900 नंबर मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा है उसका, ठीक है, सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है, जो उसका लेवल है ना वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज मेरे बच्चे देखो, हम एक इकलौता ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें इतनी डेप्थ में हमें जाके कंपनी लॉ पढ़ाया जा रहा है, और जो लेवल हमारे पेपर का आता है ना वो लेवल किसी भी पेपर का नहीं आता, राइट। जो लेवल आपको ICSI सेट करके देगा ना, देखते रह जाओगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कंसेप्ट्स के साथ साथ हमें केस स्टडीज भी सॉल्व करनी आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें डेफिनेशन तो याद है बट केस स्टडीज उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे। व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी सिंपली अ क्लाइंट आस्किंग यू कि ये मेरे फैक्ट्स हैं, व्हाट शुड आई डू नाउ, सिंपल। ये मेरे फैक्ट्स हैं, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो आपको उसको लिखना आना चाहिए, आपको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, बट उससे पहले आपको उसके कंसेप्ट्स आने चाहिए, राइट। वो भी हम इस क्लास में जो है अभी करेंगे, टेंशन नहीं लो, अभी करेंगे। चलो मेरे बच्चे, सब्जेक्ट का नाम क्या है? कंपनी लॉ। लॉ क्या होता है बता दिया था कल की क्लास में। लॉ क्या होता है कल की क्लास में बता दिया था मैंने या नहीं बताया था? मैम बिल्कुल बता दिया था आपने। अब इधर देखो, लॉ तो मैंने बता दिया था, बट कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है, क्या मैंने आप लोगों को ये बताया था? नहीं। मैम अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, मतलब आम आदमी, तो कंपनी का मतलब क्या होता है? जब लोग साथ आते हैं एक बिजनेस कैरी करने के लिए, बेसिकली साथ आते हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, अपनी ब्रेड अर्न करने के लिए, तो उसे उस फॉर्म को हम कंपनी कह देते हैं। वेरी गुड, उस फॉर्म को हम कंपनी क्या देते हैं। पर क्या तुम्हें लगता है कि कंपनीज एक्ट में कंपनी डिफाइन होगी? क्या तुम्हें लगता है कि कंपनीज एक्ट में कंपनी डिफाइन होगी? मैम होनी तो चाहिए, क्योंकि अब एक्ट का नाम ही कंपनीज एक्ट 2013 है। तो अगर कंपनी ही डिफाइन नहीं होगी तो कैसे चलेगा? पर इससे पहले मैंने तुमसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, निहायत ही इजी क्वेश्चन था, कि एक कंपनी, लेट्स से इन्फोसिस, 1980 में बनी है, राइट। उस पे कौन सा लगेगा लो? 1956 का लगेगा। अब 1956 का लॉ 2013 में खत्म हो गया। 1956 का लॉ 2013 में खत्म हो गया, तो क्या इस कंपनी पे 2013 का लॉ लगेगा? अब 2013 का क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब ये एक्ट हर कंपनी पे लगेगा। कंपनी लॉ है ना, मतलब ये एक्ट हर कंपनी पे लगेगा। तो क्या इन्फोसिस 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी होगी?
अब देखो थोड़ा सा ना लेवल अपना बड़ा करो। हमने क्या कहा, देखो 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 फटाफट से, हमने क्या कहा मैम कि कंपनीज एक्ट 2013 है जो, वो हर कंपनी पे लगेगा, वो हर कंपनी पे लगेगा। तो जो कंपनी है उस पे 2013 लग जाएगा। तो क्या इन्फोसिस जो हमारी 1980 में बनी थी, राइट, जो कि किसके अंदर रजिस्टर्ड थी, 1956 के, क्या वो 2013 के अंदर कंपनी होगी? अगर वो 2013 के अंदर कंपनी है तो उस पे हमारा कंपनीज लॉ लग जाएगा, उस पे सारे प्रोविजंस लग जाएंगे, A to Z प्रोविजंस उस पे लग जाएंगे। बट अगर वो 2013 के अंदर कंपनी है ही नहीं, 2013 के अंदर कंपनी है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं लगेगा, उस पे कुछ भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मैम 2013 के अंदर कंपनी है कौन, ये तो पहले हमें बताओ, तभी तो हम कहेंगे कि इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। चलो कंपनी की डेफिनेशन देखनी है, कहां जाना है फटाफट से, कहां जाना है मैम? सेक्शन 2। अच्छा सेक्शन 2 पे जाना है, चलो चलते हैं आगे सेक्शन 2 पे। कंपनी कहां होगी? कंपनी मेरे बच्चे डिफाइंड है, देखो कंपनी कहां डिफाइंड है, आपको हाईलाइट कर देती हूं मैं, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। बेटर रहेगा आप इसका क्लॉज जो है एक बार माइंड में बिठा लो, 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20 में हमारी कंपनी डिफाइन है, राइट, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीज है। अब ऐसे देखो, अब इसमें 94 डेफिनेशंस हैं, तो 94 के 94 हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए कुछ ही रेलिवेंट है जिस पे कंसेप्ट बनता है हमारा, जैसे कंपनी। अब आपने कहा कि मैम बिल्कुल जो 1956 के एक्ट में बनी थी, राइट, वो 2013 में भी कंपनी है। क्यों कंपनी है? मन कह रहा है मैम हमारा, मन गया भाड़ में। मैम सेक्शन 2 क्लॉज 20 कह रहा है, कहां कह रहा है मैम? बोल तो कुछ रहा नहीं। देखो कंपनी मीन्स कंपनी, वाह क्या डेफिनेशन है, ओहो लॉ मेकर ने तो अति कर दी यार, अत करवा दी, सिरा करवा दिया। कंपनी मीन्स कंपनी, और कुछ नहीं मिला इसको, कंपनी मीन्स कंपनी। भाई कंपनी है क्या? कंपनी कंपनी है। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब 2013, और एनी अदर प्रीवियस लॉ, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब इधर देखो, कंपनी एक ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बनी है। अब इस इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब क्या है? इस एक्ट के अंदर बनी है, बकायदा उसके डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं, राइट, बकायदा उसे बनाया गया है, उसे रजिस्टर करवाया गया है इस एक्ट में। देखो हमें पता है कि अगर हमें कंपनी बनानी है तो फॉर्म फाइल करने होते हैं काफी सारे, स्पाइस प्लस है ना, हमें करेंगे उसके बारे में बात, फॉर्म फाइल करने होते हैं। अब फॉर्म फाइल करेंगे तभी तो एक कंपनी बनेगी ना, तो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है वो, राइट। इस एक्ट के अंदर जितनी फॉर्मेलिटीज थी हम वो कर चुके हैं। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है कि इस एक्ट के अंदर 2013 में कह रखा है कि कंपनी ऐसे 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 बनेगी, तो हम उसे ऐसे 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 बना चुके हैं, वो कंपनी है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी 2013 से पहले जो कंपनी लॉ आए थे, अगर कोई कंपनी उसके अंदर भी बनी है ना, तो वो भी कंपनी है। मैम थोड़ा सी कंफ्यूजन आ रही है, इधर देखो कंपनी क्या है, कहां डिफाइन है। सबसे पहले तो 2 क्लॉज 20, ये आपके दिल में छप जाना चाहिए। 2 क्लॉज 20 मैं आपको बता रही हूं, नहीं छपाना फिर टैटू करा लो, चाहे टैटू करा लो, यहां लिखा लो 2 क्लॉज 20। देखो 2 क्लॉज 20 मेरे बच्चे, कंपनी, कंपनी मीन्स कंपनी, आराम आराम से लिखते हैं, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या है कंपनी का मतलब? क्या है मेरे बच्चे? कंपनी मीन्स कंपनी। अब देखो जो कि बनी है, कहां बनी है? इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब जिसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और वो बन गई है। कहां बन गई है? या तो वो इस एक्ट में बन गई है, या फिर वो इस एक्ट के जो पहले एक्ट थे ना उसमें भी बन गई है। मतलब जो इन्फोसिस थी वो किसके अंदर बनी थी? 1956 अंदर। किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1956 के अंदर। तो वो क्या 2013 के लिए कंपनी है? बिल्कुल कंपनी है, क्योंकि वो प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब एक यहां वर्ड देखना, यहां लिखा हुआ है अंडर दिस एक्ट
और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, या तो इसमें या तो उसमें, ऐसा नहीं है कि दोनों में रजिस्टर हो गई, एंड नहीं लिखा हुआ, मतलब या तो 1956 में थी या तो 2013 में थी। अब ऐसा थोड़ी है कि 1956 में भी रजिस्टर, 2013 में भी रजिस्टर, सब में रजिस्टर होती फिरेगी, या तो इसमें रजिस्टर हो गई, ठीक है। जो अभी 2013 के बाद बनी है वो तो कंपनी है ही है, जो 2013 से पहले बनी होंगी, 2013 से पहले बनी होंगी मतलब 2013 के कंपनी लॉ से पहले बनी होंगी, राइट, तो उसमें भी बनी है तो भी हम मानेंगे कि इस एक्ट के लिए वो कंपनी है और ये एक्ट उस पे भी लगेगा। अब देखो एक सेक्शन देखो, सेक्शन 92 देखते हैं, सेक्शन 92 कहाँ है, सेक्शन 92 मेरे बच्चे हमारा है एनुअल रिटर्न, ये तो 119 आ गया, आ जाएगा मतलब अभी आने वाला है। अब देखो सेक्शन 92 मेरे बच्चे क्या है, ध्यान से पढ़ना, देखिए अभी इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं हुई है। सेक्शन 92 क्या कह रहा है, एनुअल रिटर्न के बारे में, एवरी कंपनी शेयर प्रिपेयर अ रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, बस ज्यादा आगे नहीं पढ़ना, बस ज्यादा आगे नहीं पढ़ना, मतलब हर कंपनी को अपनी एक एनुअल रिटर्न जो है वो बनानी है, राइट, हर कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न बनानी है, मतलब अगर कोई कंपनी है तो ही उसे एनुअल रिटर्न बनानी है, अगर कोई कंपनी नहीं है तो उसे एनुअल रिटर्न नहीं बनानी है, समझ रहे हो, उसे एनुअल रिटर्न नहीं बनानी। और कंपनी कौन है, कंपनी या तो वो 2013 में है इनकॉर्पोरेटेड हुई है, या वो 2013 के पहले जितने भी लॉस थे उस पर इनकॉर्पोरेटेड हुई है। तो इधर मेरी बात देखते जाओ और आंसर देते जाओ। सपोज वीजी स्टडी हब आज से कंपनी बन गई, पर वीजी स्टडी हब प्राइवेट लिमिटेड, इसे हमने कंपनी बना लिया, वीजी स्टडी हब प्राइवेट लिमिटेड, किसके अंदर कंपनी बनेगी, ये 2013 के अंदर, 2013 के अंदर कंपनी बन जाएगी, यहां कोई कंफ्यूजन, 2013 के अंदर कंपनी बन गई, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, बिल्कुल करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि एवरी कंपनी शैल फाइल एनुअल रिटर्न, एवरी कंपनी शैल फाइल एनुअल रिटर्न, एक बार कंपनी बन गई तो एनुअल रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। अब देखो बच्चे इसमें एनुअल रिटर्न के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट एक बार बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार बेसिक लेआउट दे रही हूं, राइट। अब इन्फोसिस की हमने बात की थी जो 1980 में बनी है, क्या उसे एनुअल रिटर्न बनानी है, बिल्कुल, क्यों मैम, बिकॉज इस लॉ के लिए वो भी तो कंपनी है, वो भी तो कंपनी है, और एवरी कंपनी, वेरी गुड। अब आ जाओ मेरे बच्चे गूगल पे, ट्विटर पे आओ, ट्विटर पे, ट्विटर का नाम तो सुना ही होगा, हमारी दीदी भी तो बैन हो गई थी ट्विटर से, कितनी लड़ाइयां चली थी कंगना रनौत पे, है ना, बैन हो गई थी ना वो मैम, हाँ ट्विटर पे तो मैम हमेशा ना ऐसा चलता ही रहता है, ट्विटर, राइट, ट्विटर पे आओ, ट्विटर इंडिया की कंपनी तो नहीं है, ट्विटर छोड़ो एप्पल पे आओ, एप्पल क्या इंडिया की कंपनी है, नहीं मैम, कहाँ की है, यूएसए की। अब मुझे बताओ क्या एप्पल को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है एज पर इंडियन कंपनी एक्ट, क्या उसे एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, मैम देखो एनुअल रिटर्न वाले सेक्शन में लिखा था एवरी कंपनी, एवरी कंपनी, मतलब अगर एप्पल इंडिया के अकॉर्डिंग कंपनी है तो उसे फाइल करनी है। अब हमें क्या जानना है कि एप्पल इंडिया के अकॉर्डिंग कंपनी है या नहीं है। अब एप्पल कहां रजिस्टर्ड है, बाहर की कंपनीज एक्ट में, ना तो वो 2013 में रजिस्टर्ड है, ना 2013 के पहले वाले में रजिस्टर्ड है, मतलब मैम एप्पल कंपनी है ही नहीं। अगर मेरे बच्चे एप्पल कंपनी है ही नहीं तो उसे एनुअल रिटर्न भी तो फाइल नहीं करनी ना, मतलब क्या है, आप देख रहे हो कि अगर कोई यहां कंपनी बन गया तो उसे ये काम करने पड़ेंगे, और कंपनी कौन है, या तो वो 2013 में रजिस्टर्ड है या उसके पहले में रजिस्टर्ड है, बात खत्म, फालतू की डेफिनेशन है ही नहीं, कोई फालतू की डेफिनेशन कोई है ही नहीं। अब मैं एप्पल को कह सकती हूँ, एप्पल या ट्विटर या गूगल को, सपोज गूगल का एग्जांपल ले, मैं गूगल को कह सकती हूँ कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली एप्पल इज अ कंपनी जो कि बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका इंडिया, अब मान लेते हैं गूगल का इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं, ले मान लेते हैं एक बार के लिए, अगर गूगल का इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही गूगल 2013 में रजिस्टर्ड है, ना ही उसे पहले में रजिस्टर्ड है, तो गूगल क्यों फाइल करे अपनी एनुअल रिटर्न, गूगल जिस एक्ट में, सपोज यूएस जिस एक्ट में रजिस्टर्ड है उस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी ना, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी काम करेगी, समझ रहे हो, हमारे थोड़ी काम करेगी, तो वो क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब इधर एक बात समझो, अब इधर देखो, अब एप्पल है, एप्पल का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना,
वो इंडिया में भी है, राइट। एप्पल का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, मतलब वो इंडिया में भी एक ब्रांच ऑफिस खोल के काम कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि एप्पल अगर इंडिया में, मान लो एप्पल ने ब्रांच खोल लिया तो वो इंडिया की कंपनी बन जाएगी। क्यों, एप्पल क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया रहेगी तो वही की कंपनी ना, बस एक छोटी सी ब्रांच खोली है, रहेगी तो वो वही की कंपनी ना, एक छोटी सी ब्रांच खोली है, समझ रहे हो। तो यहां हम उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी, राइट। अब मैम फॉरेन कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में क्या डिफरेंस है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब मेरे बच्चे, बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया से कोई लेना देना है ही नहीं। बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इंडिया से कोई लेना देना है ही नहीं। ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, मान लो। गूगल इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। बट फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बाहर बनी है भाई बट इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, वो फॉरेन कंपनी है। और सिर्फ बाहर बनी है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी क्या एक कंपनी है? माय क्वेश्चन इज फॉरेन कंपनी a company under Companies Act 2013? क्या फॉरेन कंपनी एक कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी है? मैम बिल्कुल है। आप क्या कह रहे हो, फॉरेन कंपनी तो ऑब्वियसली कंपनी तो है ही ना मैम। आप भी ऐसी बातें नहीं क्या करो मैम, ये हमें नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। ये बात नहीं क्या करो मैम। आप अभी आप क्या पूछ रहे हो मैम, आप फॉरेन कंपनी की कंपनी, ऑब्वियसली मैम फॉरेन कंपनी कंपनी में आपको क्या हो गया है, नलायको तुम्हें क्या हो गया। ये देखो कंपनी क्या है, जो 2013 में रजिस्टर्ड है, उससे पहले रजिस्टर्ड है क्या? एप्पल 2013 में रजिस्टर्ड है, उससे पहले रजिस्टर्ड है। सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस ही तो इंडिया में है, तो वो मेरे बच्चे कंपनी कैसे हो गया, वो कंपनी कैसे हो गया? देखो मैंने क्या कहा है, अगर किसी इनकॉर्पोरेट कोई कंपनी है, एप्पल आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, उसका इंडिया में बस एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी क्या इंडिया की कंपनी लॉ में कंपनी है? तो हमें डेफिनेशन में जाना पड़ा। डेफिनेशन में देखा कंपनी मीन्स है कंपनी जो 2013 में रजिस्टर्ड हो या उससे पहले। एप्पल 2013 में रजिस्टर्ड है, उससे पहले रजिस्टर्ड है। हाउ कैन इट बी कंपनी? क्या उसे एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? मैम बिल्कुल है, बिकॉज वो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में काम कर रही है ना वो। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो इंडिया में जितना काम कर रही है बस उसी का तो देगी ना, उसी का तो देगी, उसी का तो मुआवजा देगी ना कि हाँ मैंने इंडिया में बस यही काम किया है मेरे बच्चे। वो मेरे बच्चे फॉरेन कंपनी के लिए देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन, देयर इज अ डिफरेंट चैप्टर। मैं आपको दिखाती हूँ चैप्टर 22। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आजा 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 आजा, देखो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसमें सारी जितने भी कितना कंपनीज एक्ट फॉरेन कंपनीज पे लगता है मेरे बच्चे, ये हमें यहाँ पता चलता है, राइट। तो जितना इसमें लिखा होगा उतना ही एप्पल पे लग जाएगा अगर एप्पल एक फॉरेन कंपनी है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब इन्फोसिस ने मेरे बच्चे बाहर एक ब्रांच खोल ली, इन्फोसिस ने बाहर एक ब्रांच खोल ली, तो क्या इन्फोसिस को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है? बिल्कुल। इन्फोसिस बनी है, प्रीवियस कंपनीज एक्ट में बनी है, फाइल करनी है। क्या उसे बाहर की भी फाइल करनी है? बिल्कुल फाइल करनी है। क्यों? बिकॉज वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी है, वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी है मेरे बच्चे। और उससे जो है ना क्या करना है, उसे जो है मेरे बच्चे वो इंडिया में जो बिजनेस कर रही है उसका भी, और जो बाहर बिजनेस कर रही है मेरे बच्चे उसका भी। समझ गए? मैं होप कर रही हूं कि ये क्लियर हो, राइट। मैं होप कर रही हूँ ये क्लियर हो। फॉरेन कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड में ही हो गया। और मैंने आपको क्या बताया कि फॉरेन कंपनी
एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फॉरेन कंपनी ना तो 2013 में रजिस्टर्ड है और ना ही हमारी फॉरेन कंपनी मतलब कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में, प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956, 1956, 1913, ठीक, 1866, 1857, इसमें कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है। ओके 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 ओके, ये वाली बातें होप करती हूँ कि क्लियर हो, राइट, होप करती हूँ ये बातें क्लियर हो। ज्यादा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं मैम, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है मैम, अभी तो ना एक मतलब एक जील आनी स्टार्ट हुई है। तो बच्चे अब देखो, हमने सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन की है, राइट, पता किया कि कंपनी है क्या। अब ये मैं आपको लिखवाऊंगी भी, ये आपको लिखवाऊंगी भी चीजें, बट पहले आप हमारा कंसेप्ट बिल्कुल मस्ट है। तो एक बार मेरे बच्चे जाते हैं दोबारा 2 क्लॉज 20 पे, अब पढ़ते हैं, अब मजा आएगा। कंपनी मैम हम बताते, देखो कंपनी मतलब एक कंपनी, मैम कंपनी मतलब एक कंपनी या तो 2013 में रजिस्टर्ड है या 2013 से पहले जितने लॉ थे 1956, 1930, 1850, 1857 में जो रजिस्टर्ड थी या जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी या जो 2013 में है, दोनों कंपनी है कंपनी लॉ के लिए, और उस पे कंपनी लॉ के सारे प्रोविजन लगेंगे। बिकॉज कंपनी लॉ किस पे लगता है? कंपनीज पे। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी है उसी पे तो कंपनी लॉ लगेगा। तो एक कंपनी जो कि बनी बाहर है, जो कि बाहर ही बनी है, क्या वो यहाँ की कंपनी है? क्या वो इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी है? नहीं, क्योंकि मैम वो ना तो 2013 में रजिस्टर्ड है, ना ही वो 1956 में, ना ही उसके पहले में रजिस्टर्ड है। समझ रहे हो बात को? समझ गए? एक कंपनी जो कि 1956 में रजिस्टर्ड थी, क्या वो 2013 के लिए कंपनी है? बिल्कुल। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, अ कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। उसका लॉजिक है ये, जो आप कह रहे हो ना कि एक्ट लगेगा मैम, बिल्कुल 2013 में कंपनी आएगी, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग आएगी, ऐसे नहीं आएगी। 2 क्लॉज 20 की लीगल बैकिंग है उस पे। समझ रहे हो? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और फॉरेन कंपनी में डिफरेंस क्या है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया से कोई वास्ता ही नहीं है, बाहर के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बन गई, दैट्स इट। बट अगर उसका एक कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। अब प्लेस ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ के बस गई, यहाँ आके उसने कंपनी खुलवा ली, बस उसने एक ब्रांच ऑफिस खोला है, कंपनी तो वो भी अभी बाहर की है, रजिस्टर्ड तो अभी भी वो बाहर के एक्ट से है, रजिस्टर्ड तो अभी भी वो बाहर के एक्ट से है, राइट। तो क्या होगा मेरे बच्चे? क्या वो 2013 में रजिस्टर्ड होगी? नहीं। क्या वो 1956 में रजिस्टर्ड होगी? नहीं। समझ गए मेरे बच्चे यहां तक बात? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। अब ये हमारा हो गया बच्चे क्लियर। अब होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, राइट। लिखवाएंगे भी, बिल्कुल लिखवाएंगे। फिर जब हम आमने सामने बैठेंगे, है ना, कि गल्ला बहुत करनिया ने, तो लिखवाएंगे भी बहुत ज्यादा। अब इधर देखिए मेरे बच्चे, होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। अब इधर देखो, इधर देखो, सेक्शन 1, राइट, सेक्शन 1 क्या कह रहा है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। हर एक्ट का मेरे बच्चे जो सेक्शन 1 होता है, हर एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है वो हमें बताता है कि ये सेक्शन कितना कैसे कैसे लगेगा, मतलब कहाँ लगेगा, इस सेक्शन को क्या कहा जाएगा। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, बस इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। मैम इस एक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 कहा जाएगा, इस एक्ट को 2013 कहा जाएगा। मैम ये इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है? इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है मैम? यार आप ऐसे नहीं करो, इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है? कंपनीज एक्ट 2013 को कंपनीज एक्ट 2013 ही कहेंगे ना। अब पढ़ो, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, मतलब कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, मतलब कहना मैंडेटरी नहीं है क्या? फिर क्या कहेंगे? यहां से कंफ्यूजन आ रही है। अब एक मे ने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया, एक मे ने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया मेरे बच्चे, एक मे ने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया। देखो, इस एक्ट को हम कंपनीज एक्ट 2013 कह सकते हैं। यहां शेल क्यों नहीं लिखा? यहां शेल क्यों नहीं लिखा कि इस एक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 ही कहना होगा? ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि इस एक्ट 2013 को कंपनीज एक्ट 2013 ही कहना होगा?
2013 कंपनीज एक्ट 2013 कह सकते हैं, बिकॉज बच्चे हो सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपनीज एक्ट को अलग अलग नामों से पुकारते हो। कंपनीज एक्ट 2013 इंग्लिश में बोलते हो सकता है किसी और लैंग्वेज में किसी और तरीके से बोलते हो, किसी और लैंग्वेज में किसी और तरीके से बोलते हो। तो अगर हम यहाँ शेल लिख देते तो उस लैंग्वेज में जिस तरीके से बोलते थे वो तो काउंट ही नहीं होता, वो तो माना ही नहीं जाता ना, वो तो माना ही नहीं जाता। सपोज गुजराती में से कुछ और बोलते हैं तो वो तो माना ही नहीं जाता अगर यहाँ शेल लिख देते तो इसीलिए मैं लिखा है कि कंपनीज एक्ट 2013 कह सकते हैं, बट अगर आपकी लैंग्वेज में आप कुछ और कहना चाहो, मतलब उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी कह सकते हो। दैट्स वाई यहाँ में आया। शेल आ जाता तो लोगों को रिस्ट्रेन कर देता कि कंपनीज एक्ट 2013 ही कहना है, भाड़ में जाए तुम्हारी लैंग्वेज, यही कहना है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? यस मैम, पता चल रहा है मैम। अब ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट मेरे बच्चे, कंपनीज एक्ट क्या है? एक सेंट्रल लॉ है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया का अलग कंपनी एक्ट है और हर स्टेट का अलग अलग कंपनी एक्ट है। सपोज करो यार, अगर हर स्टेट का अपना अलग कंपनीज एक्ट हो, हर स्टेट का अपना अलग कंपनीज एक्ट हो भाई, तुम्हें कहा जाए कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी तुम्हें इंडिया का भी पढ़ना है और हर स्टेट का भी पढ़ना है। मैम, नो आंसर मैम, नो आंसर। खून के आंसू निकल जाएंगे, खून के आंसू, लिटरली खून के आंसू निकल जाएंगे। ठीक है ना मैम? अभी तो सिर्फ पानी वाले ही निकल रहे हैं, मतलब अभी तो शुरू भी नहीं हुआ कुछ, और इतने इंटरप्रिटेशंस मैम, इतने इंटरप्रिटेशंस। बट मैम देखो, मजा तो मैम आता है, मजा तो आता है मैम, क्योंकि आपने कल जो कहा था कि हमारे दिमाग की नेटवर्थ बढ़ रही है, याद है मैम? आपने कल कहा था, हाँ नलायको, मुझे तो याद ही होगा, मैंने ही कहा था। तो मैम वही है कि हमारे दिमाग की नेटवर्थ है ना, वो बढ़ गई। कल मैम हमें पता लगा कि डिफरेंस क्या है अलग अलग चीजों में। कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री के बारे में पता लगा, सबसेक्शन और क्लॉज के बारे में पता लगा, लॉ और एक्ट के बारे में बात लगा। आज हमने कंपनी पढ़ा कि कंपनी इन रियलिटी कंपनी है क्या। तो अगर मेरे बच्चे कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज कंपनी, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस ये देखना है क्या वो 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी तो कंपनी है, क्या उससे पहले रजिस्टर्ड हुई थी, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी तो कंपनी है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कंपनी है ही नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दिस इज द लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मेरे बच्चे चीजें आपके लिए आसान बनाती है। इंटरप्रिटेशन होती मुश्किल है, नो डाउट, इंटरप्रिटेशन मुश्किल होती है, कि एक वर्ड की मुश्किल होती है। अब देखो, अब इस लाइन को हम तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, दिस एक्ट में बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013, हम तो ऐसे ही पढ़ रहे थे को, बट जैसे मैंने मे को हाईलाइट किया कंफ्यूजन हो गई, जैसे मैंने मे को हाईलाइट किया कंफ्यूजन हो गई। आप तो ऐसे ही पढ़ते जा रहे थे, मे को भी ऐसे लेके घसीट रहे थे, मे को भी, बट जैसे मैंने हाईलाइट किया मेरे बच्चे, फ्यूज उड़ गया, राइट, फ्यूज उड़ गया। तो मेरे बच्चे यही होता है लॉ में, एक एक वर्ड से गेम चेंज हो जाती है। अब इधर देखो मेरे बच्चे, अब ये एक्ट ना धीरे धीरे करके फोर्स में आया, एक बार सारा एक्ट फोर्स में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे जो कंपनीज 1956 फॉलो कर रही थी, एक ही झटके में अगर उनसे 2013 फॉलो करने के लिए कहा जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती, राइट। आप जैसे सपोज करो, नॉर्मली क्या होता था, हमें ना सपोज जैसे हम एक क्लास में बैठे हैं और हमारी क्लास शिफ्ट होनी है, ठीक है, हमारी क्लास शिफ्ट होनी है, तो धीरे धीरे पहले कहा जाता था लाइन बनाओ, पहले इतने बच्चे आओ, फिर इतने बच्चे आओ। अगर एक ही बारी में कहा जाता 5 सेकंड है, 5 सेकंड में उस क्लास में जाना है आपने, और बच्चे भागते थे ना फर्स्ट सीट लेने के लिए, लास्ट सीट लेने के लिए। फर्स्ट सीट लेने के लिए तो मुझे लगता है कम, लास्ट सीट लेने के लिए ज्यादा भागते होंगे। भाई मेरा बैग रख दो, भाई अपना बैग रख दो सीट पे, मैं आऊंगा। स्कूल में ऐसा होता था ना, रिजर्वेशंस होती थी, बहुत होती थी, है ना, मतलब थोड़ी स्कूल मेमोरीज अगर हम याद करें तो बैग रखे होते थे भी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए हमने, कि मेरा बैग रखा है तो मतलब हाँ वही बैठेगा, बैग रख दिया मतलब सीट रिजर्व, बैग रख दिया ना मतलब क्या है, मकान की रजिस्ट्री हो गई, यही तो है। बैग रख दिया मतलब सीट बुक हो गई, अब उस सीट पे कोई और नहीं बैठ सकता, उस सीट पे कोई और नहीं बैठ सकता, बैग रख दिया हमने। तो मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि अगर उन कंपनीज पे एक ही बार सारा 470 सेक्शन थोप दिए जाते, कुछ नहीं कर पाती हो, तो उनको मेरे बच्चे टाइम दिया गया, उनको क्या किया, टाइम दिया गया कि थोड़े सेक्शंस अब इनफोर्स में कर लो। इसको आपको ऐसा नहीं है कि इसको भी एट अ टाइम ही कंप्लाई करना है, टाइम हुआ कि इन सेक्शंस को आपको विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर आपको कंप्लाई करना है। बिकॉज अगर ऐसे ही कह देते कि कुछ सेक्शंस को एक ही टाइम कंप्लाई करना है, मुश्किल हो जाता। बिकॉज मेरे बच्चे, जब कोई नया एक्ट आता है तो उसे पढ़ने के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशंस के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। अब 1956 था,
उसे 2013 ने रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, 2013 आया। तो 2013 को पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशंस के लिए भी तो टाइम चाहिए, उसका एसेंस क्या है उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। तो वो टाइम भी लॉ में दिया गया कि आपको इतने स्पेसिफिक पीरियड के अंदर वो चीज़ें कंप्लाई करनी है। बट अब वो चीज़ रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज अब बहुत टाइम हो गया। अब सारी जो कंपनीज हैं वो 2013 को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, अब उस चीज़ को बहुत टाइम हो सकता है अभी नया भी आ जाए, अब वो भी पढ़ना पड़ेगा। देखो सेक्शन 3 मेरे बच्चे, सब सेक्शन 3 मेरे बच्चे, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3, दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 1 shall come into force at once and the remaining provisions shall come onto force on such date as a CG में by notification is official gazette में, आप जब आपकी official gazette में जैसे जैसे notifications निकलती रहेंगी राइट, वैसे सेक्शन इन्फोर्स होते रहेंगे। बट इस टाइम पे जो हमारा सेक्शन 1 है वो इन्फोर्स हो गया। अब क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब मैम आपने कह दिया कि कंपनीज एक्ट लगता है कंपनीज पे, आपने कह दिया कंपनीज एक्ट लगता है कंपनी पे, पर मैम एक कंपनी है, मैं हमारे यहाँ कंपनी है, उस कंपनी पे कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, उस कंपनी पे कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, और उस कंपनी पे उस कंपनी का कोई स्पेशल एक्ट भी लग रहा है, उस कंपनी पे उस कंपनी का कोई स्पेशल एक्ट भी लग रहा है। तो मैम कौन सा प्रिवेल करेगा, कौन सा प्रिवेल करेगा? HDFC है, HDFC इज अ कंपनी राइट, इज अ बैंकिंग कंपनी, तो उस पे कंपनीज एक्ट 2013 भी लग रहा है, उस पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी लग रहा है। अब सपोज करो अगर कंपनीज एक्ट में भी सेम है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी सेम है, तो दोनों हंसी खुशी मिलके HDFC पे लग जाएंगे। कंपनीज एक्ट में अलग लिखा है, बैंकिंग रेगुलेशन में अलग लिखा है, कन्फ्लिक्ट हो गया। HDFC कहां जाए बेचारा, HDFC किसकी बात माने, कंपनीज की माने, बैंकिंग रेगुलेशन की माने? वो तो फंस गया। जैसे एक पर्सन फंसे ना अपनी वाइफ और अपनी मदर के झगड़े के बीच में, होता ना यार इधर जाऊंगा या इधर जाऊं तो डिसोन हो जाऊंगा, उधर जाऊंगा तो डिवोर्स हो जाएगा, करूं तो क्या करूं। सेम सिचुएशन है। HDFC बेचारा कह रहा है यार कंपनी एक्ट अलग कह रहा है, बैंकिंग अलग कह रहा है, मानो तो किसकी मानो। आप गए, आप CS आप गए, आपने कहा HDFC देख तू ना मन की नहीं सुन अपने। वो कहता मन क्यों? कहता मन को भाड़ में जाने दे, मन नहीं चलेगा, लॉजिक देख। वो कहता तुम्हें लॉजिक पता है? तुमने कहा यार मैं CS हूं, मुझसे ज्यादा लॉजिक किसी को नहीं बताऊंगी, चुपचाप मेरी बात सुन। चल हम चलते हैं। कहां चलते हैं? सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 क्लॉज C, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू, किस पे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, उन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंपनी है तो उस पे अप्लाई करेंगे। अब एक बार बी छोड़ो सी पर आओ, बैंकिंग कंपनी पे भी अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट मतलब तब अप्लाई नहीं करेगा कब? इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब कि अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, बैंकिंग एक्ट कुछ और कह रहा है, तो वो प्रोविजन जो इनकंसिस्टेंट है वो किसके लगेंगे? वो बैंकिंग के लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज एक्ट लगेगा नहीं, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट इन सो फार, मतलब जहां तक इनकंसिस्टेंट है ना बस वहां तक बैंकिंग रेगुलेशन का लगेगा, अदरवाइज तो दोनों ही लगेंगे, पर जहां तक कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, सपोज एक प्रोविजन है उसमें कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, बैंकिंग कुछ और कह रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा कंपनीज एक्ट ही नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या? एक्सेप्ट इन सो फार, मतलब जितना आपका इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ उतने तक बैंकिंग रेगुलेशन प्रिवेल करेगा। मतलब अगर आप पे कोई कंपनीज एक्ट लग रहा है और कोई स्पेशल एक्ट लग रहा है, तो ऊंचा दर्जा किसका है? अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है, उस एक्ट में कुछ और लिखा है, तो ऊंचा दर्जा किसका माना जाएगा? बैंकिंग रेगुलेशन का। क्यों माना जाएगा? क्योंकि सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज C बोलता है। कौन बोलता है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज C ये बात करता है। वैसे ही मेरे बच्चे इंश्योरेंस कंपनीज है जिन पे जैसे LIC राइट, उस पे कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, बट उस पे क्या लग रहा है? इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस एक्ट है वो भी लग रहा है। तो अगर कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट में कोई डिफरेंस आता है तो किसकी बात मानी जाएगी? इंश्योरेंस एक्ट की। कहां लिखा है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज B। गुड, वेरी गुड।
अब मेरे बच्चे यहां तक हो गया। कंपनीज engaged in the generation of supply of electricity except in so far are inconsistent with the provision of electricity act। मतलब अगर कोई उस फील्ड की कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की और कंपनीज एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी लगेगा तो उस पर भी कंपनीज एक्ट, बट जहां डिफरेंस आएगा वहां स्पेशल एक्ट लगेगा। अब इसका मतलब क्या कि कंपनीज एक्ट हर कंपनी पे लगेगा, बैंकिंग कंपनी पे लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज पे लगेगा, राइट। जो इसमें जनरेटेड है, अभी तक हमने क्लॉज डी पढ़ा है, क्लॉज ई नहीं पढ़ा, ये बात ध्यान रखना, राइट। हर कंपनी पे लगेगा मैम, इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो सप्लाई और जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी उस पे लगेगा, कंपनीज एक्ट लगेगा। बट मैम अगर कोई कंपनी, किसी कंपनी का कोई स्पेशल एक्ट है और वो स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में डिफरेंस आ रहा है तो वो स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस प्रिवेल होंगे एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4। होप दिस इज क्लियर, होप दिस इज क्लियर। अब ई, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, ऊपर इंश्योरेंस की कवर थी, बैंकिंग की कवर थी और इलेक्ट्रिसिटी की कवर थी। अब कोई और कंपनी है, मतलब इसमें जितनी भी और कंपनीज है जिन पे स्पेशल एक्ट लग रहा है वो कवर हो गई। इसमें क्या हो गया, जितनी भी और कंपनीज हैं जो बैंकिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एंगेज नहीं है, बट उनका एक स्पेशल एक्ट है, वो कंपनीज इसमें कवर होगी कि अगर उन पे कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट पे इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो स्पेशल एक्ट लगेगा। क्या लगेगा, स्पेशल एक्ट लगेगा। होप आपको सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 क्लॉज ई तक क्लियर हो। आई एम ओनली होपिंग मेरे बच्चे, आई एम ओनली होपिंग क्लियर हो, राइट। बिकॉज अभी क्या है, मतलब थोड़ा सा है ना, आराम से चलेंगे। चलिए, such body corporate incorporated by any act for the time being in force central government may notify। इस क्लॉज अभी ये हम नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में, बिकॉज दिस एक सेपरेट इंटरप्रिटेशन है इसकी, एक सेपरेट, राइट, एक सेपरेट। तो अभी तक के लिए हमने क्या कहा, मैम कंपनी, फटाफट से रिवाइज करते हैं। मैम कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। मतलब इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या कि वो आर्टिफिशियल पर्सन बन गई हो, सारी फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट कर रही हैं इस एक्ट में। या तो 2013 में रजिस्टर्ड करवाया है, अगर वो 1956 में रजिस्टर्ड थी, 1913 में रजिस्टर्ड थी, तो भी वो कंपनी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड उस पे सारे प्रोविजन 2013 के लगेंगे ही लगेंगे। कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो कंपनी नहीं है, क्योंकि ना 2013 में रजिस्टर्ड है, ना उसके पहले रजिस्टर्ड थी, ना 2013 में रजिस्टर्ड है, ना उसके पहले रजिस्टर्ड थी। कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है बट एक ऑफिस है उसका इंडिया में, वो फॉरेन कंपनी हो जाएगी। फॉरेन कंपनी के लिए चैप्टर 22 है, चैप्टर 22 है जो बताता है कि कंपनीज एक्ट का कितना कितना पार्ट कैसे कैसे फॉरेन कंपनीज पे लगेगा, वो विल डिस्कस, वो बाद में बात देखेंगे, राइट। समझ गए। कोई इंडियन कंपनी है मैम, इंडियन कंपनी ने कोई फॉरेन में ब्रांच खोल ली, तो क्या उसे फॉरेन में जो बिजनेस कर रही है वो सब भी इंडिया में बताना है? बिल्कुल, बिकॉज वो इंडियन कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी है, वो इंडियन कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है मेरे बच्चे, कंपनी है। कंपनीज एक्ट में भी कॉल कंपनीज एक्ट 2013 बिकॉज अगर आपकी अलग लैंग्वेज है उसमें कुछ और कहते हो तो वो भी चलेगा। वॉल ऑफ इंडिया में आपका एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है? हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, हर बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट इन सो फार मतलब कि अगर बैंकिंग कंपनी का स्पेशल एक्ट कुछ और कहता है और कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। इंश्योरेंस कंपनी का कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है, इंश्योरेंस कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगता है कुछ और कहता है, स्पेशल एक्ट कुछ और कहता है, स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। कोई भी कंपनी जिसपे कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट दोनों लगते हैं, जहां तक इनकंसिस्टेंसी आएगी दोनों में, जहां तक इनकंसिस्टेंसी आएगी स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, राइट। अब हमारा क्लॉज एफ रहता है, क्लॉज एफ को थोड़ा सा देखते हैं। आज मैं आपको क्लॉज एफ नहीं करवाऊंगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, राइट। बहुत मजा आया यार, मुझे तो बहुत मजा आया, ट्रस्ट मी, मजा आ गया यार। कंपनी सीखी आज हमने, कुछ छोटी मोटी बात है क्या मैम? हमें तो चक्कर आ रहा है, ऐसा नारियल पानी मिल जाए ना मैम, कुछ ऐसा ठंडा, तो मैम थोड़े से अंदर ठंडक पड़ेगी। एक ही क्लास में मैम घूम गए हम, तो एक घंटे में घूम गए। अरे नलायक यार, क्या घूमे, कुछ भी तो नहीं किया हमने। किया ही क्या है तुमने मेरे लिए कुछ पता नहीं किया मेरे बच्चे। अभी हमने सिर्फ पढ़ा है कि कंपनी होती क्या है। सेक्शन 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है कंपनी होती क्या है। मजे आ रही है ना, एग्जीक्यूटिव की फील आ रही है ना, पूरी वाइब आ रही है ना, चिल वाली आनी चाहिए मेरे बच्चों। माइंडसेट अच्छा रखो ना, वी आर टुगेदर बच्चे, ग्रो करेंगे ना, देखेंगे कि यार ग्रो कर रहे हैं बच्चे हमारे, ठीक है। आप देखो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, देखो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब
आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास मतलब फेस टू फेस. अब डेमो नहीं आएगा, नो. अब फेस टू फेस मिलोगे. फेस जानना तो आ जाओ फेस टू फेस. ऐसी अगर बहुत सारी क्लासेस करनी है ना, चलो मिलते हैं फेस टू फेस. 7 दिसंबर लक्ष्मी नगर. 7 दिसंबर को फेस टू फेस स्टार्ट हो रहा है लक्ष्मी नगर में, राइट. जो और लाइव एट होम भी है. तो मतलब मैं पढ़ा रही हूँ और आप लाइव घर पे बैठ के देख रहे हो कि मैम लाइव पढ़ा रही है, देख सकते हो. ऑप्ट कर लो. डेली आ सकते हो, वेल एंड गुड, आ जाओ, मोस्ट वेलकम. नहीं आ सकते किसी कारणवश, लाइव एट होम लो यार, मजे करो आराम से. मजे मतलब क्लासेस में देखकर अच्छे से एंजॉय करो. ऐसा नहीं है साथ पॉपकॉर्न रख लिया और कंबल के अंदर बैठ के पूरी लाइट बंद कर दी और फिर क्लास लगा रहे हो और पता चला 15 मिनट बाद सो गए. ऐसा नहीं चलेगा, राइट. देखो, सच बॉडी कॉर्पोरेट, इसको एक बार भूल जाओ. सच बॉडी कॉर्पोरेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. बस मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, कि ये बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा तो लगेगा. अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है मेरे बच्चे? कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? हमारी एमसीए. सीजी जहां जहां आएगा ना एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां एमसीए के पास पावर है उस चीज को बताने की, राइट. उसको नोटिफाई करने की, उस पर रूल्स बनाने की एमसीए पे पावर है. तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में मेरे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एमसीए है. तो मतलब अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है कि इस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा तो लगेगा. अब मैम बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. सस्पेंस, बिल्कुल सस्पेंस यार, बिल्कुल सस्पेंस. सारा कुछ बता दूंगी तो क्या सस्पेंस रहेगा? सस्पेंस है ना, सस्पेंस मतलब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ठीक है. अभी देखो हमने अभी ना कोई बुक की, ना कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट किया, ना कुछ किया. एकदम चिल होकर हमने सिर्फ कंप्रेस का मतलब समझा. होप करती हूं क्लियर हो. कोई भी डाउट है बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट. वी आर हियर फॉर यू एंड होप करती हूँ कि पढ़ाने का तरीका सही लगा है यार. होप कर रही हूँ, है ना, होप करती हूँ कि सही लगा है. चलो मेरे बच्चे, आज हमने जो किया था रिवाइज कर चुके हैं. हमने कंपनीज एक्ट, सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन की और की सेक्शन 1 पढ़ा, वो भी अधूरा. अभी हमने नहीं पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है. आधा घंटा लगेगा ये समझाने में कि बॉडी कॉर्पोरेट होती क्या है. और ना ही हमने कोई नोटिंग किया, आज हमने सिर्फ कंसेप्ट किया. बिकॉज जब हम नोटिंग करते हैं तो हमारा दिमाग कंसेप्ट से हट जाता है, तो इसलिए मैंने आज आपको कोई नोटिंग भी नहीं करवाई. आज हमने सिर्फ क्या किया? कंपनीज एक्ट किया, दैट्स इट. नो नोटिंग, नथिंग. सो ओके मेरे बच्चे, आज के लिए दिस इज इनफ, दिस इज मोर देन इनफ आई गेस. वी विल मीट फेस टू फेस. वेटिंग फॉर यू गाइज. जल्दी जल्दी आओ और यार फेस टू फेस स्टार्ट करते हैं. फेस टू फेस का अपना अलग ही मजा है. कैसी बातें कर रहे हो? तो तब तक एकदम काम कंपोज रहो, गोज वगैरह पीते रहो. एग्जेक्टिव का नया आए हो, बहुत धक्के लगने अभी बाकी हैं एंड बहुत सिटिंग अभी बाकी है, बहुत स्ट्रगल अभी बाकी है, बहुत हार्डवर्क अभी बाकी है, सब कुछ बाकी है यार. अभी बहुत मेमोरीज अभी बाकी है, बहुत नॉलेज अभी बाकी है. तो आ जाओ फटाफट से लेने. ओके मेरे बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे. विल मीट on 7th of December. Bye.